कोल्ड वॉर यानी सर्द जंग एक तवील सियासी कशीदगी थी जो वर्ल्ड वॉर II के बाद शुरू हुई। ये एक नजरियाती जंग थी जिसमें बराह रास्त जंग न होने के बावजूद सियासी, इक्तसादी और अस्करी महाजों पर तनाज़ा जारी रहा। ये तनाव प्रॉक्सी वॉर्स, असलहे की दौड़, जासूसी और प्रोपेगेंडा मुहिम्मात की शक्ल में जारी रहा। आखिरकार 1989 में सोवियत यूनियन की शिकस्त और बर्लिन वॉल के ज़वाल के साथ ये ख़त्म हुई, जिसने मशरकी यूरोप पर सोवियत यूनियन का असर कमज़ोर कर दिया। जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुई तो जमहूरियत का फ़रोग़ हुआ। ये वाक़यात तारीख़ को एक नए रुख पर ले गए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पॉकेट स्कूल उर्दू। हमारा मिशन है कि AI की मदद से हर बच्चे तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाई जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर बात करेंगे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वजूद में आया। 1945 में वर्ल्ड वॉर II के बाद दुनिया में कई बड़ी तब्दीलियां देखने को मिली और एक नए पॉलिटिकल ऑर्डर की बुनियाद रखी गई। इस दौरान यूरोपियन कॉलोनियल एम्पायर्स का खात्मा हुआ, जिसके नतीजे में नए आज़ाद ममालिक की आवाम को अपनी हुकूमत खुद चलाने का हक मिला। पॉलिटिकल चेंजेस और अडाप्टेशंस ने कई ममालिक को डेमोक्रेसी अपनाने की तरफ राग़िब किया। उसके अलावा 1965 तक डेमोक्रेटिक कंट्रीज की तादाद 1945 के मुकाबले में दुगनी हो चुकी थी, यानी 17 से बढ़कर 34 हो गई। जुल्म करने वाली हुकूमतें ख़त्म हो गईं और उनकी जगह डेमोक्रेटिक हुकूमतों ने ले ली। दूसरी जंग अजीम के बाद कई ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट्स का खात्मा हुआ और उनकी जगह ऐसे निज़ाम आए जिनमें अवामी राय को अहमियत दी गई। लेकिन हर मुल्क ने डेमोक्रेसी का रास्ता इख्तियार नहीं किया। कुछ न्यूली इंडिपेंडेंट ममालिक मिलिट्री डिक्टेटर्स के लीडरशिप में आ गए। मिलिट्री डिक्टेटर्स वो अथॉरिटेरियन लीडर्स होते हैं जो मिलिट्री मींस जैसे कूज या रिबेलियन के जरिए इक़्तिदार हासिल करते हैं। इन लीडर्स का बुनियादी मकसद हुकूमत और मुआशरे पर सख्त कंट्रोल रखना होता है और अक्सर वो अपोजिशन को फोर्स या सप्रेशन के जरिए दबाने की कोशिश करते हैं। डेमोक्रेसी के फैलाव पर अगला बड़ा असर कोल्ड वॉर का खात्मा था। कोल्ड वॉर यूनाइटेड स्टेट्स और उसकी वेस्टर्न एलाइज और सोवियत यूनियन और उसकी ईस्टर्न एलाइज के दरमियान एक जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट था। यह तनाज़ा वर्ल्ड वॉर II के बाद शुरू हुआ और कई दहाइयों तक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री टेंशन के साथ जारी रहा, लेकिन दोनों तरफ से डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन नहीं लिया गया। इस राइवलरी ने प्रॉक्सी वॉर्स, आर्म्स रेसेस, एस्पियनाज और प्रोपेगेंडा कैंपेन्स की शक्ल इख्तियार कर ली। आखिरकार ये कोल्ड वॉर सोवियत यूनियन के डिक्लाइन और 1989 में बर्लिन वॉल के गिरने पर ख़त्म हुई। इस जंग के बाद सोवियत यूनियन का ईस्टर्न यूरोप पर कब्जा नुमायां तौर पर कमज़ोर पड़ गया। बहुत सी ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स जैसे कि पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया में डेमोक्रेटिक रेजीम कायम किया गया, जो कि एक ऐसा निज़ाम है जिसमें अवाम के राइट्स एंड इलेक्शंस को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। 1991 में सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद उसकी कुछ रिपब्लिक्स में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस मुनाकिद हुए। इसी दौरान रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका में कोल्ड वॉर के खात्मे और अफ्रीकन्स के प्रोटेस्ट ने रेसिस्ट वाइट रेजीम यानी सफ़ेद फार्म हुकूमत का खात्मा कर दिया। यानी वो निज़ाम जिसने पूरे 20th सेंचुरी में स्याह फार्म लोगों को डेमोक्रेटिक वोटिंग का हक नहीं दिया था। कि वाइट रेजीम दर हकीकत इनइक्वालिटी और इम्तियाजी सलूक यानी डिस्क्रिमिनेशन पर मबनी था। 1994 में साउथ अफ्रीका में पहली बार मुकम्मल पब्लिक ओपिनियन पोल के साथ फर्स्ट फुली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस मुनक्किद हुए, यानी अवाम की राय को पहली बार मुकम्मल तौर पर सुना गया। इस इलेक्शन में नेल्सन मंडेला को प्रेसिडेंट मुंतखब किया गया। सन 2000 तक दुनिया भर में 80 डेमोक्रेसीज थीं। नेल्सन मंडेला ना सिर्फ एक मारूफ शख्सियत थे बल्कि अमन और इत्तेहाद की अलामत भी समझे जाते थे। 1945 के बाद इकोनॉमिक चेंजेस रूनमा हुई और उसके नतीजे में नई ऑर्गेनाइजेशंस कायम की गईं ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट किया जा सके और इंटरनेशनल ट्रेड को टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस के बगैर आगे बढ़ाया जा सके। इसकी मिसाल ऐसे जैसे हर मुल्क एक दूसरे से हाथ मिला रहा हो, चाहे वो बायलैटरली हो या मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स के जरिए, जो कि मॉडर्न इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बुनियाद रखते हों। यूरोप में भी हालिया अरसे में नुमायां तरक्की देखी गई। 1957 में जब सिर्फ 6 ममालिक एक कॉमन मार्केट के तहत इकट्ठे हुए तो उसे एक नया मुआशी तजर्बा समझा गया। वक्त के साथ ये मजीद वुस्अत इख्तियार करता गया और 2016 तक यूरोपियन यूनियन में तब्दील हो गया, जिसमें 28 ममालिक शामिल थे
और टोटल पॉपुलेशन 500 मिलियन से तजावुज कर चुकी थी। इस दौरान हर मुल्क ना सिर्फ ट्रेड बल्कि कल्चरल और पॉलिटिकल अलायंसेस भी शेयर करने लगा, जो एक गहरे लेवल ऑफ इंटीग्रेशन की अक्कासी करता है। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) और द वर्ल्ड बैंक इसी मकसद के तहत कायम किए गए ताकि कंट्रीज को फाइनेंशियल रिसोर्सेज फराहम किए जा सकें। IMF एक ऐसा इदारा है जो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को यकीनी बनाता है और एक्सचेंज रेट्स को रेगुलेट करता है, जबकि वर्ल्ड बैंक डेवलपिंग नेशंस को लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट फराहम करता है। आज हम एक ऐसे निज़ाम के बारे में बात कर रहे हैं जहां मेंबर कंट्रीज अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को यूरोपियन पार्लियामेंट भेजती हैं। इस इंस्टीट्यूशन में लॉज फैसले करते हैं जो तमाम रेलेवेंट कंट्रीज पर असरअंदाज होते हैं। उसके अलावा इन्वायरमेंट के तहफ़्फ़ुज़ और एम्प्लॉयमेंट के मसाइल पर भी लॉज बनाए जाते हैं। ये रेगुलेशन उनके अवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी को महफूज बनाने और तरक्की देने में अहम किरदार अदा करती हैं। आखिर में ये लॉज एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम की तरह काम करते हैं जहां हर रिप्रेजेंटेटिव का किरदार अहम होता है। ये लॉज ना सिर्फ किसी एक फील्ड के लिए बल्कि फार्मिंग, एम्प्लॉयमेंट और बहुत से इश्यूज के हवाले से भी मददगार साबित होते हैं। आज हम इंटरनेशनल ट्रेड ग्रुप्स पर बात करेंगे, जिनमें सबसे अहम नैफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मर्कोसुर, सदर्न कॉमन मार्केट और ASEAN एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस शामिल हैं। ये ट्रेड एग्रीमेंट्स मुख्तलिफ ममालिक को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करते हैं जहां वो मिलकर तिजारती मसाइल हल करते हैं। मेरकोसुर साउथ अमेरिका के ममालिक अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पैराग्वाई और उरुग्वाई के दरमियान एक ट्रेडिंग ब्लॉक है। इसका मकसद मेंबर कंट्रीज के दरमियान आज़ाद तिजारत को फ़रोग देना और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाना है। पाकिस्तान एक छोटे ट्रेड ग्रुप SAARC साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का हिस्सा है, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका भी शामिल हैं। ये मुख्तलिफ ममालिक एक ही ग्रुप में शामिल होकर अपने सियासी बेसिस और सिक्योरिटी को मजबूत बनाते हैं, जिससे उनकी फूड सिक्योरिटी भी बेहतर होती है। ट्रेड एग्रीमेंट्स की एक खास बात यह है कि ये कीमतें और कोटाज फिक्स करके नेबरिंग नेशंस और ट्रेडिंग पार्टनर्स के दरमियान ट्रेड को ज़्यादा स्मूथ बनाते हैं और टैरिफ्स कम या मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देते हैं। इसका मतलब है कि मुमालिक के दरमियान ट्रेडिंग में रुकावटें नुमाया तौर पर कम हो जाती हैं। कुछ ट्रेड एग्रीमेंट्स ने मुख्तलिफ कंट्रीज़ को ग्लोबल इकॉनमी में दाखिल होने में मदद दी है। मिसाल के तौर पर वियतनाम ने ASEAN की मेंबरशिप से बहुत फ़ायदा उठाया है, जिसकी बदौलत उसे इंटरनेशनल मार्केट में अपनी जगह बनाने में आसानी हुई। बहुत बड़ी और ताकतवर बिजनेस कॉरपोरेशंस अपनी सरगर्मियां एक से ज़ायद कंट्रीज में बेस करती हैं। उनका साइज उन्हें मार्केट पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल फराहम करता है और दुनिया भर में न्यू प्रोजेक्ट्स में भारी इन्वेस्टमेंट की इजाज़त देता है। बाज़ औक़ात ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है, ख़ास तौर पर जब कोई मल्टी नेशनल कंपनी अपना कुछ काम किसी डेवलपिंग कंट्री में लोकेट करती है, क्योंकि ये फार्मिंग के मुकाबले में ज़्यादा रिलायबल जॉब्स क्रिएट कर सकती है। इसका मतलब ये है कि रोज़गार के मौक़े ज़्यादा मुस्तकिल और महफूज होते हैं। इसके साथ साथ ये नेचुरल रिसोर्सेज के मौसर इस्तेमाल में मदद देती है, एजुकेशन एंड स्किल्स को डेवलप करती है और ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाती है। ख़ास तौर पर सड़कों जैसे बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर में मदद करती है। ये मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस आमतौर पर इन मकामात का इंतखाब करती हैं जहाँ चीप लेबर और लो टैक्सेस दस्तियाब हों, ताकि लोकल रिसोर्सेज जैसे कि मैन पावर से भरपूर फ़ायदा उठाया जा सके। अब नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ख़ास तौर पे इंटरनेट, ने मल्टी नेशनल कंपनीज को अपने प्रोडक्ट्स के लिए एक वास्ट ग्लोबल मार्केट कंट्रोल करने में मदद दी है। इसी तरह इंटरनेट ने इन कंपनियों के लिए ये मुमकिन बनाया है कि वो अपनी प्रोडक्ट्स को मुख्तलिफ ममालिक तक पहुंचा सकें और नई अपॉर्चुनिटीज़ पैदा कर सकें। आज हम 20th सेंचुरी की सोशल चेंजेस पर बात करेंगे, जहां लोगों ने फ्रीडम, इक्वालिटी और टॉलरेंस जैसे आइडियाज़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया। इस सदी में लोगों की बेसिक ह्यूमन नीड्स जैसे कि फूड, वाटर, शेल्टर, एजुकेशन और हेल्थ केयर की फराहमी को सबके लिए यकीनी बनाने की कोशिश की गई, ख़ास तौर पर उन सोसाइटीज़ में जहां पॉवर्टी की बुलंद सतह और लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मौजूद थे। 20th सेंचुरी में दुनिया भर में मल्टीकल्चरल सोसाइटीज़ में टॉलरेंस की अहमियत को तस्लीम किया गया। आज हम ख़वातीन के हुकूक के मौजू पर बात करेंगे। विमेंस राइट्स यानी ख़वातीन के हकूक़ एक अहम मसला है, जिसमें यह तस्लीम किया गया है कि दुनिया भर में सोशल स्ट्रक्चर्स में मर्दों की ताकत के बाइस ख़वातीन को आज़ादी और मौक़े हासिल करने में नुमायाँ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है।
20वीं सदी में मुख्तलिफ मूवमेंट्स उभरी जो ख़वातीन के लिए वोट का हक, इक्वल वेजेस और तरक्की के मौके हासिल करने के लिए सरगर्म थीं। 1979 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन CEDAW मंजूर किया, जिसका बुनियादी मकसद ख़वातीन के खिलाफ हर किस्म की डिस्क्रिमिनेशन का खात्मा था। इस मुआहिदे को 189 मेंबर कंट्रीज ने कबूल किया। इसी तरह वुमेन्स हेल्थ और प्रोटेक्शन फ्रॉम वायलेंस इस बात की निशानदही करती हैं कि ख़वातीन की सेहत और तशद्दुद से प्रोटेक्शन को यकीनी बनाया गया। आज हम वेल्थ इनइक्वालिटी के बारे में बात करेंगे, जो हालिया दहाइयों में नुमायां तौर पर बढ़ चुकी है। जैसा कि हम जानते हैं, दुनिया की ज़्यादातर दौलत चंद इंतहाई अमीर अफराद के कब्जे में है। 2016 में द ग्लोबल चैरिटी ऑक्सफैम ने रिपोर्ट पेश की कि 62 बिलियनर्स ने इतनी दौलत हासिल की जितनी पूरेस्ट हाफ यानी दुनिया की आधी आबादी के पास मौजूद थी। ये डिस्पैरिटी यानी फर्क जो डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड ममालिक के दरमियान नुमायां हो रहा है, अपनी जगह एक अहम मसला है। कुछ ममालिक में हर फर्द को सूटेबल रिसोर्सेज दस्तियाब नहीं होते, जबकि दीगर ममालिक बेपनाह दौलत रखते हैं। आखिर में ये समझना ज़रूरी है कि हमें इस इम्बैलेंस को बेहतर तौर पर जानने और समझने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम मुस्तकबिल में एक ऐसा बैलेंस्ड मुआशरा तश्कील दे सकें जहां हर फर्द को बराबर मौक़े और वसाइल मुयस्सर हों। आज हम ट्रेड इनइक्वालिटी पर बात करेंगे, जो एक ऐसा मसला है जिसमें कंट्रीज़ के दरमियान इकोनॉमिक इनइक्वालिटी में इजाफा होता है। ट्रेड इनइक्वालिटी इस सूरत हाल को कहते हैं जब गरीबतर और लेसर डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास इतना सरमाया नहीं होता कि वो अपनी प्रोडक्ट्स को प्रोसेस्ड और फिनिश्ड गुड्स में तब्दील कर सकें। लेसर डेवलप्ड कंट्रीज़ आमतौर पर रॉ मटेरियल्स पैदा करते हैं, जैसे कि फूड, टिम्बर, ऑयल और मिनरल्स। रिचर कंट्रीज वो होते हैं जहां इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करके फिनिश गुड्स में तब्दील किया जाता है। फिनिश गुड्स वो प्रोसेस मटेरियल्स होते हैं जिनकी कीमत और प्रॉफिट रॉ मटेरियल्स के मुकाबले में कहीं ज्यादा होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसका इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स पर क्या असर पड़ता है। ये सूरत हाल पूरर कंट्रीज के लिए एक साइकिल बन जाती है जहां वो सिर्फ रॉ मटेरियल्स ही फ्राहम कर पाते हैं, जबकि ज्यादा वैल्यू और प्रॉफिट फिनिश्ड गुड्स की सूरत में हासिल होता है। इस तरह वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन हो जाती है और पूरर कंट्रीज हमेशा कम मुनाफे वाले ट्रेड में महदूद रह जाती हैं। आज हम एक अहम तारीखी मामले पर गुफ्तगू करेंगे, द इजराइल पैलेस्टाइन कन्फ्लिक्ट। ये कन्फ्लिक्ट इन वाकयात से जुड़ा है जो वर्ल्ड वॉर II के इख्तिताम के बाद पेश आए। हॉलोकॉस्ट के बाद बहुत से यहूदियों ने फ़लस्तीन में पनाह लेने की कोशिश की, हालांकि उनका तरीका कानूनी नहीं था। यहूदियों ने ब्रिटिश फोर्सेस पर नाराज़गी का इजहार किया क्योंकि बरतानिया ने 1929 में इनकी माइग्रेशन को महदूद कर दिया था। जब वर्ल्ड वॉर II ख़त्म हुई तो इस कॉन्फ्लिक्ट को यूनाइटेड नेशंस के सामने पेश किया गया। यूनाइटेड नेशंस एक इंटरनेशनल तंजीम है जिसका मकसद दुनिया में अमन कायम रखना और तनाज़ात को हल करना है। इस तंजीम ने फैसला किया कि फ़लस्तीन को तकसीम किया जाए, यानी खित्ते को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। ये तकसीम उस अंदाज में की गई कि ज़ायनिस्ट को उनकी आबादी के तनासब से ज़्यादा ज़मीन दी गई। उसके बाद फ़लस्तीनियों ने उस फैसले की मुखालफत की क्योंकि उनके नज़दीक ये नाइंसाफ़ी थी। ताहम फ़लस्तीनी एहतजाज करते रहे, लेकिन ज्यूज़ ने अपने एलोकेट किए गए इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर लिया। और जब ब्रिटिश फोर्सेस इस इलाके से निकल गए तो इसराइल ने एक स्टेट के तौर पर अपनी सॉवरेंटी का ऐलान किया। फ़लस्तीनियों ने इसको रिजेक्ट किया और इसराइल की जानिब से अपने इलाके से निकाले जाने के लिए होने वाले जुल्म का सामना किया। अब हम कोल्ड वॉर पर बात करेंगे, जो एक ऐसा तारीखी दौर था जब दुनिया 2 बड़ी ताकतों यानी सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स में तकसीम थी। इस अरसे के दौरान दोनों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन का साथ दिया, लेकिन उनके रहनुमाओं स्टालिन, रूजवेल्ट और चर्चिल के दरमियान जंग के मकासद और उसके बाद के फ्यूचर पर मुकम्मल इत्तफाक नहीं था। असल मसला ये था कि जंग जीतनी ज़रूरी थी और ये मकसद हासिल कर लिया गया, लेकिन सोवियत यूनियन का इरादा था कि ईस्टर्न यूरोप में एक बफर जोन कायम किया जाए ताकि रशिया को मुस्तकबिल में किसी भी इन्वेजन, ख़ास तौर पर जर्मनी की जानिब से महफूज रखा जा सके। यहाँ बफर जोन से मुराद एक ऐसा डिफेंसिव एरिया है जो हमले के खतरे को कम करने में मदद देता है। स्टालिन के लिए सिक्योरिटी का मतलब ये था कि इन ममालिक में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स कायम हो ताकि वो अपने आइडियोलॉजीज को फ़रोग़ दे सकें।
दूसरी तरफ बाकी एलाइज चाहती थीं कि दुनिया भर में डेमोक्रेटिक फ्री इलेक्शंस को फरोग दिया जाए, यानी अवाम को अपनी हुकूमत मुंतखब करने का हक हासिल हो। ब्रिटिश मौक़िफ़ ये था कि फ्रीडम और डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ यूरोप में चंद हुकूक तक महदूद है और वो अफ्रीका और एशिया में अपने कॉलोनीज़ को फ़ौरन आज़ाद करने के हक़ में नहीं थे। अमेरिकन्स और रशियंस दोनों यूरोपियन इम्पीरियलिज्म के मुखालिफ थे, यानी वो चाहते थे कि यूरोपियन पावर अपने ऑक्यूपाइड टेरिटरीज पर फर्दर कंट्रोल न रखें। बिलाखिर सोवियत रेड आर्मी ने ईस्टर्न यूरोप पर कब्जा कर लिया और अगले चंद सालों में वहां कम्युनिस्ट रिजीम्स कायम किए। बाज़ औक़ात ये इक़दामात फोर्सफुली किए गए, जैसा कि 1948 में चेकोस्लोवाकिया में हुआ। दोस्तों, आज हम एक बहुत अहम तारीखी मौजू पर बात करेंगे। द यूनाइटेड स्टेट्स और द सोवियत यूनियन ने कभी भी एक दूसरे के खिलाफ खुली फौजी जंग का ऐलान नहीं किया, बल्कि उनके दरमियान एक वॉर ऑफ आइडियोलॉजीज यानी नजरियाती जंग जारी रही। एक तरफ वो कम्युनिज्म को प्रमोट और डिफेंड कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ कैपिटलिज्म को प्रमोट किया जा रहा था। अब ये समझें कि कम्युनिज्म एक ऐसा नजरिया है जिसमें वेल्थ और रिसोर्सेज की जॉइंट ओनरशिप होती है, जबकि कैपिटलिज्म एक ऐसा निज़ाम है जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी और मुनाफे को बुनियादी हक समझा जाता है। इस मुकाबले को दुनिया भर में कोल्ड वॉर यानी सर्द जंग के नाम से जाना जाता है। ये कोई मौसमी जंग नहीं थी, बल्कि एक तवील अरसे तक जारी रहने वाली आइडियोलॉजिकल वॉर थी, जिसमें बराह रास्त फौजी लड़ाई के बजाय नजरियात की जंग लड़ी गई। दो अजीम ताकतों ने अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को तरक्की दी, जिसके नतीजे में दुनिया भर में यह खौफ पैदा हुआ कि 1950s और 1960s के दौरान एक थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकती है, जो दुनिया की मुकम्मल तबाही का सबब बन सकती थी। ये टेंशन हकीकत में 1989 तक बरकरार रही, जब इंटरनेशनल लेवल पर पीस नेगोशिएशंस और मुख्तलिफ मुआहिदों के जरिए इस खौफनाक मुस्तकबिल को रोकने की कोशिश की गई। टेररिज्म एक ऐसा मौजू है जो दुनिया को दरपेश कई मुश्किलात में से एक है, क्योंकि ये ह्यूमन एक्शंस के नतीजे में पैदा होता है। इसे समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने वाली फोर्स यानी कुव्वत न सिर्फ जिस्मानी नुकसान पहुंचाती है, बल्कि जहनी और मुआशरती असरात भी तरतीब देती है। आलमी सतह पर ताउन की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ने 8 सितंबर 2006 को ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी को अपनाया। तमाम मेंबर स्टेट्स ने एक मुश्तरका अप्रोच पर अग्रीमेंट किया ताकि टेररिज्म का मौसर अंदाज में मुकाबला किया जा सके। ये बात वाज़ेह की गई कि टेररिज्म किसी भी शक्ल में नाकाबिल कबूल है। उसके अलावा तमाम इन्वॉल्व कंट्रीज़ ने उसको रोकने और मुकाबला करने के लिए प्रैक्टिकल मेजर्स लेने का अहद किया है। ये मेजर्स ऐसे इक़दामात पर मुश्तमिल हैं जो ख़तरे को कम करने और फ्यूचर में ऐसे वाक़यात से बचने के लिए ज़रूरी हैं। म्यूचुअल कोऑपरेशन यानी एक दूसरे की मदद और कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग यानी मिलकर मंसूबा बनाने के साथ इस मकसद को हासिल करने की कोशिश की जाएगी। आइए जानते हैं कि ग्रुप ऑफ 8 G8 की शुरुआत कैसे हुई। दरअसल ये 1975 में G6 यानी ग्रुप ऑफ 6 के तौर पर शुरू हुआ, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, बरतानिया और अमेरिका शामिल थे। G6 एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल फोरम था, यानी हुकूमतों के दरमियान कंसल्टेशन और कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए एक प्लेटफॉर्म। 1997 में G6 को तब्दील करते हुए G8 बनाया गया, जब रशिया और कनाडा ने इस फोरम में पार्टिसिपेशन की। ये तब्दीली एक अहम कदम था। ताहम 2014 में जब रशिया को क्राइमिया के एनेक्सेशन की वजह से सस्पेंड कर दिया गया, तो G8 के मेंबरान की तादाद बदल गई। अनेक्सिंग क्राइमिया यानी क्राइमिया पर गैर कानूनी कब्जा एक निहायत हसास और पेचीदा मसला था, जिसने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर गहरे असरात डाले। अब हम G7 के बारे में बात करते हैं, जो कि इंतहाई इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं और ख़ुद को डेमोक्रेसीज के तौर पर पेश करती हैं। ये ममालिक अपनी इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल ताकत को इस्तेमाल करते हुए ग्लोबल अफेयर्स पर असरअंदाज होते हैं, जैसे कि ग्लोबल लेवल पर खुराक की फराहमी, एनवायरमेंटल चेंजेस, ट्रेडिंग और टेररिज्म जैसे अहम मसाइल। G7 समिट्स ना सिर्फ ग्लोबल इश्यूज पर बल्कि सीरियस लोकल इश्यूज पर भी गुफ्तगू करते हैं। मिसाल के तौर पे सीरियन सिविल वॉर जो 2011 में शुरू हुई और जिसके नतीजे में तकरीबन 4 लाख अफराद जान से गए, जिनमें आम शहरी भी शामिल थे। उसके अलावा हजारों अफराद बेघर हुए, यानी हजारों लोगों की बेदखली, जिसका असर न सिर्फ उनकी पर्सनल लाइफ्स पर बल्कि ग्लोबली भी महसूस किया गया।
تو اب ہم ایک اوور ویو کرتے ہیں 1989 میں برلن وال کا فال اور کولڈ وار یعنی سرد جنگ کا خاتمہ ہوا۔ 1994 میں جنوبی افریقہ میں پہلے فری الیکشنز نے نیلسن منڈیلا کو صدر منتخب کیا۔ کویشچن نمبر 1، نیلسن منڈیلا جنوبی افریقہ کے صدر کے طور پر کب منتخب ہوئے؟ اس کا جواب ہے آپشن اے 1994۔ کویشچن نمبر 2، کس ملک کو کیپٹلسٹ سسٹم کو پروموٹ کرنے کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے اگر آپ کے قریب کوئی اسکول نہیں ہے یا جو پڑھتے ہیں وہ مکمل طور پر سمجھ نہیں آتا یا کسی وجہ سے کلاسز مس ہو رہی ہیں تو پاکٹ اسکول اردو آپ کے لیے ہے۔ ہمارے ساتھ سیکھیں اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ یہ ویڈیوز شیئر کریں تاکہ ہر بچے تک تعلیم پہنچ سکے اور کوئی بھی بچہ تعلیم سے محروم نہ رہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو کامنٹس میں ضرور پوچھیں، اور اگر آپ کسی اور ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کامنٹس میں بتائیں۔ ہمارے چینل پاکٹ اسکول اردو کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سے اپڈیٹڈ رہ سکیں۔ نیکسٹ ٹائم ملیں گے ایک اور دلچسپ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے۔